नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और भी बेहतर बनाएंगे हम अपने इस द्रोणा पीसीएस के साथ। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी, हम राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान भूगोल के बारे में डिटेल से डिस्कस करना प्रारंभ कर चुके थे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडोना। उसमें आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। पिछली सारी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। हमने अपना सेशन शुरू किया था पिछली क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के वर्गीकरण में हम बढ़ रहे थे आगे, जिसमें हमने देखा राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं। हमने उस प्रदेश को 4 भागों में बांटा। उसके बाद हमने चर्चा शुरू की थी पश्चिमी मरुस्थल की। 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा आपने देखा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा आपने देखा ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो उसमें से हम पश्चिमी मरुस्थल के बारे में बातचीत प्रारंभ कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। जिस पश्चिमी मरुस्थल को हमने कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटा था। पहला था शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, जहाँ पे वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको बांटा था। तो 0 सेमी से लेकर के 25 सेमी वर्षा के क्षेत्र को हमने देखा था शुष्क प्रदेश के रूप में। उसके बाद एक प्रदेश को हमने बांटा था अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में, अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में हमने इसको देखा था, जिसको हमने वर्षा के आधार पर बांटा था 25 सेमी से लेकर के 50 सेमी वर्षा रेखा तक। 25 सेमी से 50 सेमी वाला जो क्षेत्र है, वर्षा वाला जो क्षेत्र है, उसको हमने किस नाम से बांटा था? तो अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में बांटा था। शुष्क प्रदेश को फिर आगे हमने 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? तो इसमें था एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांट करके पढ़ा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। और इन दोनों भागों की हमने डिटेल से चर्चा की थी। इन दोनों भागों की क्या की थी? हमने डिटेल से चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अर्ध शुष्क प्रदेश। तो आज हम इस अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा सेशन रहेगा अर्ध शुष्क प्रदेश के लिए, अर्ध शुष्क प्रदेश के लिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को अर्ध शुष्क प्रदेश के साथ। अर्ध शुष्क प्रदेश को पहले मैप में देखेंगे किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। उसके बाद हम इसके बारे में हर एक क्षेत्र के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसका भी उप विभाजन करके देखेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को हम पहले मैप में देखेंगे, राजस्थान के इस मैप में देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार की व्यवस्था है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से जिले आएंगे, उन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो हम देखते हैं, छोटा सा अपना ये राजस्थान है, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा क्या है? राजस्थान है। इसको हमने इस वर्षा रेखा, एक वर्षा रेखा थी जिसका नाम था 50 सेमी समवर्षा रेखा। इसके आधार पर राजस्थान के इस क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को हमने नाम दिया था पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने इसमें नाम दिया था। हमने देखा था इसके अंदर एक 25 सेमी समवर्षा रेखा है, जो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ये कौन सी वर्षा रेखा है? तो 25 सेमी वर्षा रेखा। एक इधर से एक वर्षा रेखा जिसका नाम क्या है? 0 सेमी वर्षा रेखा। तो हम बात कर रहे थे पश्चिमी मरुस्थल में, जिसमें हमने शुष्क मरुस्थल के बारे में देखा, जो 0 सेमी से लेकर के 25 सेमी वर्षा रेखा वाले क्षेत्र को कहते हैं। उसके बाद हम आज देखेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में, जो 25 सेमी वर्षा रेखा से लेकर के 50 सेमी वर्षा रेखा तक का क्षेत्र होगा, जिसको क्या नाम से देखेंगे? अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में देखेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी है, अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा का यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो अर्ध शुष्क प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन होगी?
50 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी होगी? 50 सेमी वर्षा रेखा। यदि पूछा जाए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन होगी, तो भी कौन होगी? 50 सेमी वर्षा रेखा होगी। कौन होगी? 50 सेमी वर्षा रेखा होगी। उसके बाद यदि हम देखें कि अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा कौन होगी, तो कौन होगी? 25 सेमी वर्षा रेखा होगी। इस अर्ध शुष्क प्रदेश की पश्चिमी सीमा कौन है? तो 25 सेमी वर्षा रेखा है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार नहीं, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखो, बार बार देखो, ताकि ये चीजें आपके कभी भी कंफ्यूजन न रहे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत न हो। इसके बाद हम देखेंगे इस क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रदेश को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक नदी बहती है। नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। तो इस प्रदेश को हम बांट करके पढ़ेंगे घग्गर नदी के रूप में, घग्गर बेसिन के रूप में इसको बांट के पढ़ेंगे। तो इसमें पहला उपभाग कौन हो जाएगा? घग्गर बेसिन। कौन सा हो जाएगा? तो घग्गर बेसिन हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा चूरू सीकर झुंझुनू वाला ये जो क्षेत्र है, इसको शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं। हमने अपनी पिछली सेशन में देखा था कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कांतली नदी का प्रवाहित क्षेत्र है। इस नदी का, कांतली नदी का यह प्रवाहित क्षेत्र है, इसलिए इसे कांतली बेसिन भी कहते हैं। यहाँ पे कभी तोमर शासकों का शासन रहा है, तो इसलिए इस क्षेत्र को तोरावाटी भी कहते हैं। तो इस प्रदेश का हम इस प्रकार से एक बांट करके पढ़ेंगे। इसका नाम क्या होगा? शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, कांतली बेसिन, तोरावाटी प्रदेश, इसी क्षेत्र को कहेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर। अब हम देखेंगे एक क्षेत्र जो क्या है, ये जो नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र, यह नागौर वाला क्षेत्र है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग है, वो कहाँ पाया जाता है? तो नागौर में पाया जाता है। तो इसलिए इस नागौर वाले क्षेत्र को क्या नाम देंगे हम? नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि कहेंगे। तो नागौरी उच्च भूमि वाला ये जो क्षेत्र है, इसको हम देखें, नागौरी उच्च भूमि वाले इस प्रदेश को भी देखेंगे। उसके बाद में यहाँ एक नदी बहती है, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी, जो जालोर, पाली, जालोर, जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है इसके अंदर। तो ये क्षेत्र पाली, जालोर और नागौर का भी कुछ हिस्सा आता है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? लूनी बेसिन कहेंगे। क्या कहेंगे? लूनी बेसिन कहेंगे। लूनी बेसिन, या इसका एक और नाम लिख सकते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, पाली और जालोर का ये जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। ये कुल 8 जिले हैं। पुराने जिलों के हिसाब से बात करें तो कुल ये 8 जिलों वाला ये जो क्षेत्र है, जो क्या कहलाता है? अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है। कौन सा प्रदेश कहलाता है? अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है। अर्धशुष्क प्रदेश कहलाता है। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट में बनाएंगे, डायग्राम। उसके बाद आप ये मैप ड्रॉ कर लो, ताकि आपके ये जो चीजें हैं देखने से हिट हो जाए कि ठीक है, आपने ये चीज पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये इमेज छप जाए। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर होगा कि आप इसको हाथ से बनाओ, अपनी कॉपी में बनाओ, ताकि ये आपको याद रहे हमेशा। जो नोट्स आप साथ साथ बनाते जाइए, ताकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपको दोबारा पढ़ने में दिक्कत ना आए। आप अपने नोट्स देखो तो आपको सब बातें समझ में आ जाए। तो अब शुरू करते हैं इसको आगे, और अभी फ्लो चार्ट में बनाएंगे, फिर एक एक प्रदेश को लेकर के हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है, हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 4 भागों में बांट सकते हैं। अभी आपने देखा, कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। जिले भी देखेंगे, कौन कौन से जिले हैं, नए जिले भी इसमें शामिल है, तो वो भी देख लेंगे। पहला जब हमने देखा था घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, घग्गर नदी जहां से प्रवाहित होती है, वो क्षेत्र क्या, किस नाम से जाना जाएगा? घग्गर बेसिन कहलाएगा। घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाएगा? घग्गर बेसिन कहलाएगा। उसके बाद में हमने देखा जो चूरू सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र, जिसे शेखावाटी प्रदेश कहते हैं, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा।
इसी को ही तोरावाटी प्रदेश कहते हैं, इसी को कांतली बेसिन कहते हैं। उसके बाद हमने एक क्षेत्र देखा जो कौन सा था, नागौर वाला जो क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि वाला ये जो क्षेत्र है, इसको भी हमने इस बांट करके देखा था, मैप में देखा था किस प्रकार से है। उसके बाद हमें एक क्षेत्र में देखा था जिसका नाम हमने लिया लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। लूणी नदी वाला जो प्रवाही क्षेत्र है पाली और जालौर में, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, लूणी बेसिन कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांट लिया, 4 उप भागों में बांट लिया। घग्गर नदी वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है। गंगा नगर व हनुमानगढ़ वाला ये जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाएगा, घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, तो ये जो शेखावाटी प्रदेश है इसको कौन कौन से क्षेत्र जिले आते हैं इसके अंदर, तो चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये तो है पुराने जिले। नए जिले भी देख लेंगे कौन कौन से आते हैं। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि में एक जिला आएगा नागौर, ना की हो गौर, जिस पर वो जिला कौन है, नागौर है। लेकिन वर्तमान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने इस पर गौर भी की थी, इसको 2 जिलों में बांट दिया। इसका एक जिला और क्या बना दिया, तो डीडवाना कुचामन बना दिया। कौन सा बना दिया, डीडवाना कुचामन, एक नया जिला बना दिया। तो लूणी बेसिन, लूणी बेसिन में कौन कौन से जिले हैं, तो लूणी बेसिन के अंदर आएगा एक तो पाली जिला, एक दूसरा कौन सा आ जाएगा, जालोर जिला आ जाएगा। कौन सा जिला, जालोर जिला। तो इस प्रकार से कुल कितने जिले हुए, 8 जिले हुए। कितने जिले हुए, 8 जिले। पुराने जिलों के हिसाब से कुल कितने जिलों वाला क्षेत्र है ये, 8 जिलों का ये जो क्षेत्र है। अर्ध शुष्क प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। हमने देखा शुष्क प्रदेश में कितने जिले थे, 4 जिले थे, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर करके ये कितने जिले हुए, 4 जिले। हमने ये भी देखा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। कितने जिले हैं, 12 जिले, जिनमें से 4 जिले तो शुष्क प्रदेश में है, 8 जिले किसमें है, अर्ध शुष्क प्रदेश में है। देखो जो घग्गर बेसिन है इसका एक नाम और भी है, इसको नाली बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली बेसिन। क्योंकि घग्गर नदी का यहाँ पे जो स्थानीय नाम है वो क्या है, नाली है। यहाँ पे घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। तो इस बेसिन को क्या नाम देंगे, नाली बेसिन में कहेंगे। शेखावाटी प्रदेश का जो अन्य नाम होगा उसको हम किस नाम से जाने जाएंगे, एक तो यहाँ पे कांतली नदी का प्रवाहित क्षेत्र है तो किस नाम से जानेंगे, कांतली बेसिन के नाम से जानेंगे, कांतली बेसिन के नाम से जानेंगे। यह जो क्षेत्र है जो कभी तोमर शासकों द्वारा शासित था, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, तोरावाटी क्षेत्र भी कहेंगे, तोरावाटी प्रदेश भी कहेंगे। तो ये इनके अन्य नाम हो गए। शेखावाटी क्षेत्र को किस नाम से जान सकते हैं, कांतली बेसिन और तोरावाटी प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, इसको नागौरी उच्च भूमि ही कहेंगे। लूणी बेसिन वाला जो क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जाने जा सकते हैं, गोड़वाड़ी प्रदेश या गोड़वाड़ प्रदेश भी कह सकते हैं। यहाँ की जो भाषा है, बोली है, वो कौन सी है, गोड़वाड़ी बोली यहाँ पे बोली जाती है। तो इसको बोल कहेंगे गोड़वाड़ प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश। तो इस प्रकार से ये उपनाम हो गए। अब देखो इसमें नए जिले, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये जो क्षेत्र जो नाली बेसिन या घग्गर बेसिन है, तो आपको पता होगा गंगानगर और बीकानेर से एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है, अनूपगढ़ है, अनूपगढ़। और अनूपगढ़ जिले में भी कौन सी नदी जाती है, तो घग्गर नदी जाती है। इसलिए अनूपगढ़ जिले को भी किस में शामिल करेंगे, घग्गर बेसिन में शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे, घग्गर बेसिन में शामिल करेंगे। हमने देखा शेखावाटी प्रदेश जो सीकर जो जिला है, सीकर जिले से एक नया जिला बन चुका है, नीम का थाना। कौन सा थाना, तो नीम का थाना। ये जो नीम का थाना है ये भी कहाँ पे है, तो शेखावाटी प्रदेश में आएगा। नागौरी उच्च भूमि में देखेंगे, जो नागौर है उससे एक जिला अलग बन चुका है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, कुचामन, डीडवाना कुचामन। तो ये जिला भी किस में शामिल हो जाएगा, इसी नागौरी उच्च भूमि में शामिल हो जाएगा। लूणी बेसिन में हमने देखा जो सांचौर है, तो सांचौर से एक नया जिला बना है। जालोर से कौन सा जिला बना है, सांचौर। राजस्थान का पंजाब भी जिसे कहते हैं, कौन सा चोर है ये, सांचौर है। कौन सा चोर है, तो सांचौर है। सांचौर कौन से बेसिन में आएगा, तो लूणी बेसिन में आएगा।
वर्तमान के यदि जिलों के हिसाब से बात करें तो इस प्रदेश में कितने जिले आएंगे, तो देखो घग्गर बेसिन में 3 जिले, शेखावाटी प्रदेश में 4 जिले, नागौरी उच्च भूमि में 2 जिले, लूनी बेसिन में 3 जिले, तो देख लो कितने हो गए, तो 12 जिले ये वर्तमान के हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे, 12 जिले। तो 12 जिले किस में आएंगे वर्तमान के अंदर, इस अर्ध शुष्क प्रदेश में आएंगे। जो नए जिले हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो कितने जिले हो जाएंगे, 12 जिले। यदि पुराने जिलों को हिसाब से देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 जिले। नए जिले इसमें शामिल कौन कौन से हुए हैं, सांचौर, डीडवाना, कुचामन, नीम का थाना और अनूपगढ़, ये 4 जिले इसके अंदर नए शामिल हुए। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन कौन से जिले पहले थे, कौन कौन से जिले नए जुड़ गए हैं। तो कितने जिले हो गए, पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, पहले 8 थे, वर्तमान में कितने हो गए, 12 हो गए। पहले जिले कौन कौन से थे, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली और जालौर थे। वर्तमान में जिले नए जुड़ चुके हैं, जो कौन कौन से हैं, अनूपगढ़ है, नीम का थाना है, डीडवाना, कुचामन है और सांचौर है। तो कुल कितने नए जिले जुड़ गए इसके अंदर, 4 नए जिले जुड़ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक एक प्रदेश के बारे में, इसकी पूरी डिटेल देखेंगे, कौन कौन सा प्रदेश है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं घग्गर बेसिन से। कहाँ से शुरू करेंगे, घग्गर बेसिन से शुरू करेंगे। घग्गर बेसिन के पूरे क्षेत्र के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम कौन से क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद अगले बाकी के क्षेत्र देखते हुए अपने आगे चलते चलेंगे। शुरू करते हैं घग्गर बेसिन को। पहला क्षेत्र हमारा रहेगा घग्गर बेसिन, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो जिले हैं उनको हम देखेंगे। आपको ये मैप याद होना चाहिए, मैप में सभी जिले आपको भरने आने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। कल को कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जिलों से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जो 4 जिले दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इनको या तो क्रम वाइज सेट कीजिए, इनके क्षेत्रफल की दृष्टि से इनको सेट कीजिए, या उत्तर से दक्षिण के क्रम में, पूर्व से पश्चिम के क्रम में, या दक्षिण से उत्तर के क्रम में, या पश्चिम से पूर्व के क्रम में भी आपको ये जिले व्यवस्थित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं, आगे भी संभावना है। तो किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाए, यदि आपको मैप याद होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ऐसे आप जिले रट लो, आपको याद नहीं होंगे। यदि आपको मैप याद है तो जिले भी आपको याद हो जाएंगे। तो आपको मैप अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि मैप याद है, जियोग्राफी याद है, यदि मैप याद नहीं तो जियोग्राफी याद नहीं होगी। अब हम शुरू करते हैं घग्गर बेसिन को। क्या है घग्गर बेसिन में, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था है, यहाँ की कैसा जनजीवन है, यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे खेती की जाती है कि नहीं की जाती, उन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो हमारा पहला प्रदेश हो जाएगा घग्गर बेसिन। हम बात करेंगे घग्गर बेसिन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो घग्गर बेसिन के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला उपभाग हो जाएगा घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, पहली बात तो घग्गर बेसिन ही क्यों कहा इसको, क्योंकि ये घग्गर नदी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है, मुख्य नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी कौन है, तो घग्गर नदी है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। जो राजस्थान के बाद कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसकी जो डिटेल है घग्गर नदी की, हम आगे जो जल प्रवाह तंत्र में पढ़ेंगे तो उस वक्त देख लेंगे। कुछ इसके बारे में देख लेते हैं, कहाँ से आती है ये घग्गर नदी। तो ये हमारे राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा है, ये तो गंगानगर जिला है, ये हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। ये इससे नया जिला बना है कौन, अनूपगढ़। तो ये अनूपगढ़ हो गया। गंगानगर में यहाँ पे गंगानगर का एक क्षेत्र है सूरतगढ़, सूरतगढ़। हनुमानगढ़ में यहाँ पे एक क्षेत्र है पीलीबंगा, कालीबंगा, राउतसर, ये जो क्षेत्र है इसी के आसपास आते हैं। यहाँ पे एक जगह है टिब्बी, कौन सी, टिब्बी। ये रोग नहीं है, ये एक जगह है, यहाँ पे लोग रहते हैं। टिब्बी, टिब्बी की जगह है, टिब्बी में यहाँ पे जगह है, इसका नाम है तलवाड़ा, तलवाड़ा। तलवाड़ा एक बांसवाड़ा में भी है, आपने देखा होगा तलवाड़ा कहाँ पे है, बांसवाड़ा में भी है। एक तिलवाड़ा है जो कहाँ पे है,
बाड़मेर में है। तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर में है, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी न हो। एक यहाँ पे पहाड़ी आती है, पहाड़ी आपने देखा होगा जो हिमालय बेसिन है, हिमालय का जो क्षेत्र है उसमें एक पहाड़ी आती है जो लास्ट जो अंतिम जो पहाड़ियां देखी थी हमने, कौन सी थी? शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी। तो इन शिवालिक हिमालय में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालका। कौन सी पहाड़ी? कालका। कालका एक जगह का नाम है। आपने एक ट्रेन के नाम भी सुना होगा, कालका एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? कालका एक्सप्रेस, जो हरिद्वार से होकर के आगे जाती है। तो ये शिवालिक पहाड़ियों में एक जगह पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? कालका पहाड़ी। तो इसी कालका पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। एक नदी का उद्गम होता है जो राजस्थान में हिमालय का जल लेकर के आती है। राजस्थान में हिमालय का जल लेकर आने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? घग्गर नदी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में हिमालय का जल आता है कि नहीं आता, तो आपका जवाब होना चाहिए जी आता है, जरूर आता है। कौन लेकर के आता है? तो बस में तो आएगा नहीं, तो कहां से आएगा? नदी द्वारा आएगा। ये नदी राजस्थान में कहां का जल लेके आती है? बर्फ का जो बर्फ के जल को लेकर के आती है, हिमवाहित हिम के जल को लेके आती है। ये किसके जल को लेके आती है? हिमालय के जल को लेकर के आती है। किसके जल को लेकर के आती है? हिमालय में जो बर्फ है उन बर्फ को के जब पिघलने से या वहां पे जब बरसात हो जाती है, उन बरसात के जो पानी है वो कहां पे चला जाता है? राजस्थान में चला आता है। किसके साथ चला जाता है? उसी घग्गर नदी के द्वारा चला आता है, जो कभी किसी न किसी नाम से जानी जाती थी, सरस्वती नदी के नाम से भी कभी जानी जाती थी। तो ये जो घग्गर नदी आती है हरियाणा से होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है। हरियाणा के बाद कहां से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में। यहाँ से देखो उत्तराखंड हिमाचल से जल के आती है। कौन सी पहाड़ी से आती है? तो कालका पहाड़ी से आती है। उसके बाद ये हरियाणा के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है इसी तलवाड़ा से। इसी तलवाड़ा से हनुमानगढ़ का ये जो तलवाड़ा है, ये टिब्बी तहसील में एक गांव है, क्या नाम है? तलवाड़ा। यहाँ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद इस सूरतगढ़ से होकर के ये नदी अनूपगढ़ आती है। सूरतगढ़ से होकर के ये नदी कहाँ पे आती है? अनूपगढ़। और अनूपगढ़ के बाद ये कभी कभी कहाँ चली जाती है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ इसका जो अंतिम जगह है वो कौन सी है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास नाम से एक जगह है, कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, दोनों कभी एक हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। उसके बाद देखो फोर्ट अब्बास तक ये नदी चली जाती है। इस नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? घग्गर के नाम से। गंगानगर हनुमानगढ़ में देखे तो किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यदि इसको पाकिस्तान में देखेंगे तो हकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये जो घग्गर नदी है इसकी डिटेल हम देखेंगे अपवाह तंत्र में। तो ये इसका यदि पूछा जाए ये जो घग्गर नदी राजस्थान में आती है, कहां से आती है? हिमालय की पहाड़ियों से आती है। शिवालिक हिमालय से आती है। कालका पहाड़ी से आती है। उत्तराखंड, हरियाणा के बाद ये कहां चली आती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तलवाड़ा टिब्बी तहसील में जगह है, वहां से आती है। टिब्बी तहसील कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ जिले में है, यहाँ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद कहां चली जाती है? तो सूरतगढ़ में चली जाती है, जो कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है, श्री गंगानगर जिले में स्थित है। उसके बाद ये जो नदी कहां तक आती है? अनूपगढ़ तक चली जाती है। अनूपगढ़ जो वर्तमान में एक नया जिला बन चुका है, ये जो अनूपगढ़ शहर है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद ये जो नदी है कहां चली जाती है? तो पाकिस्तान में चली जाती है। हर साल जरूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान में जाएगी। कभी कभी जब हिमालय की पहाड़ियों में बरसात ज्यादा हो रखी है, शिवालिक पहाड़ी में, कालका पहाड़ी में बरसात ज्यादा हो जाती है, तभी जाकर के ये नदी कहाँ पहुंचती है? पाकिस्तान पहुंचती है। वरना ये सूरतगढ़ के आसपास ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसी के किनारे हनुमानगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, जहां पे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो भटनेर दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग स्थित है, जो राजस्थान का उत्तरी प्रहरी कहलाता है। उत्तरी प्रहरी कहलाता है। उत्तरी रक्षा दीवार, जो उत्तरी रक्षा प्राचीर भी कह सकते हैं उसे।
बटनेर दुर्ग है। राजस्थान की धरती में बना सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, पुराना गढ़ कौन सा है, तो वो कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग है। दूसरी शताब्दी में बना दुर्ग है, दूसरी शताब्दी में बना दुर्ग कौन सा है, तो बटनेर दुर्ग है। राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है, भाटियों द्वारा बनाया गया है। सूरत सिंह जी ने इसको मंगलवार के दिन जीता। उसके बाद इस जगह का नाम क्या पड़ गया, हनुमानगढ़ पड़ गया। अब बटनेर को किस नाम से जाना जाता है, तो हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ का पहले क्या नाम था, तो क्या नाम था, बटनेर नाम था। अब ये जो बटनेर है, ये दुर्ग किस नदी के किनारे है, तो इसी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ ये दुर्ग है। इसी नदी के किनारे बना हुआ दुर्ग है। इसी नदी पर यदि हम देखें तो कुछ सभ्यताएं भी है। सभ्यताएं कुछ नहीं, इसकी अलग बहुत सारी विशेषताएं हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की यदि कोई तीसरी राजधानी कहे, यदि दो राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माने, तो तीसरी राजधानी जो बनती है कालीबंगा। कालीबंगा जो है, जो अपने खुद के अंदर एक बहुत सी विशेषताएं संजो कर रखती है, जहां पे जुते हुए खेत के पहले साक्ष्य मिलते हैं, वो जगह कौन सी है, कालीबंगा है। जो कहां बसी है, इसी घग्गर नदी के किनारे बसी थी कालीबंगा। कालीबंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। बंगा किसे कहते हैं, तो चूड़ियों को कहते हैं। पंजाब में बंगा किसको कहते हैं, चूड़ियों को। आपने कई गाने भी ऐसे सुने होंगे, चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी ले दो, इस प्रकार से आपने गुजराती गाना भी सुना होगा। तो इसमें बंगा किसको कहते हैं, चूड़ियों को कहते हैं। तो ये जो काली बंगा है, काले रंग की चूड़ियां मिली थी यहाँ पे, तो इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा, काली बंगा पड़ा। और ये काली बंगा कहाँ पे है, इसी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा आपने सभ्यता पढ़ी होगी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता भी उसके बाद आती है। तो ये भारत के अंदर यदि आजादी के बाद यदि कोई सभ्यता पहले खोजी गई तो कौन सी थी, कालीबंगा थी। भारत के अंदर यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हरियाणा के राखीगढ़ी और गुजरात के धोलावीरा के बाद यदि कोई तीसरी बड़ी सभ्यता है तो कौन सी है, कालीबंगा क्षेत्र में सबसे बड़ी सभ्यता है। कालीबंगा एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसके दोनों टीले का किससे जिसके दोनों टीलों के बाहर क्या थी, दीवार बनाई हुई थी, सुरक्षा प्राचीर बनाई हुई थी। बाकी सभी दुर्ग में यदि हम देखें तो दोनों में अलग अलग से दीवार नहीं बनाई गई थी। कालीबंगा की दोनों जो टीले थे, दोनों टीलों में क्या थी, दीवार बनाई गई। अब देखो उसके बाद कालीबंगा के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक सभ्यता और है जिसका नाम है पीलीबंगा। कौन सी बंगा, तो पीलीबंगा भी यहाँ पे सभ्यता थी, जहाँ पे थोड़े बहुत अवशेष मिले हैं। उसके बाद एक सभ्यता और जिसका नाम है रंग महल। अनूपगढ़ के पास भी एक सभ्यता मिली है जो भी इसी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो उसका नाम है बरूर। ये बरूर सभ्यता भी कहाँ पे थी, तो गंगानगर जिले में थी, इसी घग्गर नदी के किनारे थी। इस प्रकार से थी ये घग्गर नदी जिसके बारे में हमने देखा। अब हम इसके बारे में डिटेल से लिख लेते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, साथ साथ ड्रॉ कर लिया करो ताकि ये चीजें आपको बाद में कंफ्यूजन न हो। अब हम देखते हैं इस घग्गर बेसिन की विशेषताओं के बारे में। आपको बता दिया क्या क्या मेन चीजें थी, इन सबको एक बार लिख लेते हैं, अच्छी तरह से लिख लेंगे, नोट्स बन जाएंगे। अब देखो किस प्रकार की देखेंगे। घग्गर बेसिन, इसका अन्य नाम क्या है, घग्गर बेसिन इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है नाली, नाली बेसिन। क्योंकि घग्गर नदी को स्थानीय नाम से जाने जाते हैं। स्थानीय किस नाम से जानते हैं, इसको नाली के नाम से जानते हैं। हम देखो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो शिवालिक पहाड़ियों से। वो तो बात हम देखेंगे अपवाह तंत्र के अंदर। अब देखेंगे इस नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं थी या कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो शहर, इसका जो घग्गर बेसिन का जो विस्तार है कौन कौन से जिलों में है, तो विस्तार देख लेते हैं पहले। विस्तार, विस्तार के जिले, घग्गर नदी घग्गर बेसिन के विस्तार के जिले कौन कौन से हैं, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। नया जिला देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़ भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब इसके देखेंगे यहाँ की जो सभ्यताएं कौन कौन सी, सभ्यता, तो सभ्यता यहाँ पे कौन कौन सी विकसित हुई, एक हुई कालीबंगा सभ्यता, काली बंगा सभ्यता। दूसरी कौन सी, रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता।
उसके बाद एक और सभ्यता कौन सी थी, तो पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता। ये तीनों कौन से जिले में है, तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद एक और सभ्यता मैंने बताई कौन सी, बरौर सभ्यता। ये बरौर सभ्यता कौन से जिले में है, तो पहले श्री गंगानगर में थी, वर्तमान में कौन से जिले में है, अनूपगढ़ जिले में है, अनूपगढ़ जिले में है। तो ये घग्गर बेसिन की कुछ विशेषताएं। उसके बाद हम देखते हैं और विशेषताएं यहाँ की क्या है। ये जो घग्गर बेसिन है, ये राजस्थान का नहरों द्वारा सिंचित सबसे यानी सिंचित क्षेत्र है। ये घग्गर बेसिन कैसा है, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। तो ये कैसा क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र है मतलब यहाँ पे किसके द्वारा सिंचाई होती है, तो नहरों द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई। पूछा जाए राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो घग्गर बेसिन में होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में होती है। नहर कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना, भारत की सबसे लंबी नहर, राजस्थान की भी सबसे लंबी नहर होगी। यहाँ की नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, परियोजना। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और एक नहर और आती है गंग नहर, गंग नहर, जिसको महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया, जिसके नाम पर ही इस क्षेत्र यहाँ का नाम क्या पड़ा, गंगानगर पड़ा। पहले जो रामू की ढाणी थी, रामनगर था। इस जगह का नाम पहले क्या था, रामनगर था, रामू की ढाणी थी। उसके बाद इस यहाँ के जब ये महाराजा गंगा सिंह जी ने एक नहर का उद्घाटन किया 1927 में। कब किया, 1927 में एक नहर का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या रखा गया, उन्हीं के नाम पर गंग नहर रखा गया। तो गंग नहर आने के बाद इस प्रदेश का नाम क्या हो गया, गंगानगर हो गया, श्री गंगानगर इसके बाद नाम पड़ा। तो श्री गंगानगर का यदि कोई स्थापना पूछे तो कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी। तो गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक नहर जो हनुमानगढ़ में आती है, भाखड़ा नांगल नहर, भाखड़ा नांगल नहर, भाखड़ा नांगल नहर, जो भाखड़ा और नांगल डैम पर बनी हुई है, भाखड़ा और नांगल बांध पर बनी एक नहर है। तो कौन सी नहर है, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना है, जिसके द्वारा सिंचाई कौन से जिले में होती है, हनुमानगढ़ जिले में होती है। तो इसीलिए जो घग्गर बेसिन में नहरें कौन कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, उसके बाद एक गंग नहर, एक और कौन सी नहर, तो भाखड़ा नांगल नहर। तो इस प्रकार से ये एक सिंचित क्षेत्र है। अब देखो सिंचित क्षेत्र है तो ये क्या कहलाएगा, तो इस क्षेत्र को राजस्थान में धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं, श्री गंगानगर जिले को कहते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों को कहते हैं। तो यहाँ पे देखो धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है, सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है। उसके बाद यहाँ पर कपास की खेती भी बहुत ज्यादा होती है, कपास की खेती भी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद इस प्रदेश में और भी बहुत सी फसलों की खेती, और भी बहुत सी फसलें वहां पे उगाई जाती है, जैसे चना भी यहाँ पे उगाया जाता है, और सरसों की खेती भी यहाँ पे की जाती है, धान भी उगाया जाता है, गन्ना की खेती भी यहाँ पे की जाती है, गन्ना की खेती, कपास की खेती, गेहूं की खेती, सरसों की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। धान यानी कि चावल की खेती भी इस क्षेत्र में की जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, धान का कटोरा या अन्न का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा। धान का कटोरा या अन्न का कटोरा भी किसको कहते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों को कहते हैं, इस घग्गर बेसिन को कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, एक उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र होगा तो कैसा क्षेत्र होगा, जलोढ़ मिट्टी वाला उपजाऊ क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में सर्वाधिक आंधियां भी चलती है। हमने बात की थी पहले कि जो राजस्थान में जो तेज हवाएं चलती है, तेज हवाओं के साथ में जब मिट्टी के कण साथ में उड़ते हैं तो उस दशा को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर आंधियां सर्वाधिक चलती है। राजस्थान में आंधियों के लिए प्रसिद्ध जिला यदि पूछे तो कौन होगा, श्री गंगानगर होगा। कौन होगा, श्री गंगानगर होगा। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा आंधियां चलती है। वर्ष में यदि पूछे कितने दिन आंधियां चलती है, तो लगभग 27 दिन यहाँ पे क्या चलती है, आंधियां चलती है।
कितने दिन आंधियां चलती हैं? तो लगभग 27 दिन आंधियां चलती है। अब देखेंगे सर्वाधिक आंधियों वाला क्षेत्र, सर्वाधिक आंधियों वाला प्रदेश जिला पूछे तो सबसे ज्यादा कौन सा है? श्री गंगानगर जिला। उसके बाद किसका नाम आता है? हनुमानगढ़ का नाम आता है। यहाँ पे जो खेती है, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलों की यदि बात करें तो यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है, चावल यानी कि धान, धान की भी खेती की जाती है, गन्ना की खेती भी की जाती है, सरसों की खेती भी की जाती है। उसके बाद यहाँ पे कपास की खेती भी की जाती है, कपास की खेती भी की जाती है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फसलों की खेती की जाती है। उसके अलावा भी कुछ खेती है, जैसे चना की खेती भी की जाती है, और भी ग्वार होगी, इसकी इनकी खेती भी ज्यादा मुख्यतः यहाँ पे किनकी खेती की जाती है? तो गेहूं, धान, गन्ना, सरसों और कपास की यहाँ पे क्या की जाती है? खेती की जाती है। उसके बाद यदि देखें इस प्रदेश में, और यदि देखें तो सभ्यताओं के बारे में हमने बात कर ली, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। देखो, जो इस क्षेत्र की जो प्रमुख पशुओं की बात करें तो इस क्षेत्र में गाय व भैंस पाली जाती है, गाय व भैंस ज्यादा पाली जाती है, गाय व भैंस यहाँ पे पाली जाती है। गाय की एक नस्ल है जिसका नाम है राठी नस्ल, राठी नस्ल की गाय इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाली जाती है। राठी नस्ल की गाय जिसे क्या कहते हैं? कामधेनु की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु भी कहते हैं। तो ये जो कामधेनु गाय है, राठी गाय, कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर इसकी जो ये देखने को मिलती है तो इसी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में देखी जाती है। भैंस की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? मुर्रा नस्ल की भैंस यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे भेड़ पालन भी किया जाता है, भेड़ और बकरी पालन भी किया जाता है। भेड़ पालन में जो सबसे ज्यादा जो प्रमुख भेड़ जिसकी बात करें तो एक भेड़ की नस्ल है नाली। कौन सी नस्ल है? नाली नस्ल, जो इसी नाली प्रदेश के नाम से यहाँ की एक स्थानीय भेड़ की नस्ल है, जिसका नाम क्या है? नाली, वो भी यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ की प्रमुख फसलों के बारे में और प्रमुख पशुओं के बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रमुख पशु पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस जो घग्गर नदी है, इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। तो इसके किनारे बसे शहर में हमने देखा, एक तो भटनेर शहर इसके किनारे बसा हुआ है, भटनेर। इसको किस नाम से जाना जा सकता है? हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है, हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जो भटनेर दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन व उत्तरतम दुर्ग। उत्तरतम दुर्ग मतलब जो सबसे उत्तर में स्थित है, प्राचीन यानी कि सबसे प्राचीन है। दूसरी शताब्दी ईसा में, दूसरी शताब्दी ईस्वी में ये बना था, दूसरी शताब्दी ईस्वी में बना ये दुर्ग है। तो बहुत, देखो कितने साल पुराना है, लगभग 1800 साल पुराना ये दुर्ग है, भटनेर दुर्ग, जो आज भी अपनी उस प्राचीन विशेषता को संजोए हुए रखा है। आज भी आप इसको देख के आ सकते हैं, लेकिन प्रशासन की देखरेख की जो लापरवाही है, जिस प्रशासन की देखरेख न करने की वजह से आज ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूछा जाए राजस्थान में 52 बुर्जों वाला दुर्ग कौन है? 52 बुर्जों वाला दुर्ग कौन है? तो कौन है? भटनेर दुर्ग है। इसमें कुल 52 बुर्ज है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग है, और सबसे ज्यादा बार ये हमले सहने वाला भी दुर्ग है। यदि राजस्थान में आप हमें पूछें कि जो जोहर होते हैं, उन जोहरों में मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाओं ने साथ में जो जोहर किया, वो एकमात्र दुर्ग है, कौन है? भटनेर दुर्ग है। इस भटनेर दुर्ग में महिलाओं ने जो जोहर किया, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। तो राजस्थान में मुस्लिम व हिंदू महिलाओं ने एक साथ जोहर किया, एक साथ जोहर किया, जोहर का तो पता होगा कि ये जोहर होता क्या है। जोहर होता है जब कोई शासक या राजा युद्ध में लड़ने जाता है, जब कोई शासक युद्ध में लड़ने जाता है, उसके बाद जब उसे ये पता चले कि अब हमारी जीत संभव नहीं है, तो अपनी खुद की
लाज बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए क्या करता है, वो केसरिया धारण कर लेता है। केसरिया पगड़ी धारण करके पूरे जोर शोर से लड़ने लग जाता है और वहीं पे वो अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं केसरिया करना। क्या करना? केसरिया करना। और केसरी जब वो कोई शासक जब केसरिया करता है, जब कोई योद्धा केसरिया करता है, तो उसकी पत्नी या जो रानियां जो महल में रह रही हैं, वो अपनी लाज बचाने के लिए क्या करती है, वो किसी दूसरे शासक के कब्जे में ना आए, इसकी वजह से इसके लिए वो क्या करती है, अपने खुद को कि खुद की प्राणों की आहुति दे देती है, खुद के प्राणों की आहुति दे देती है, खुद को आग में समर्पित कर देती है, खुद को आग में क्या करती है, समर्पित करती है, जिसे क्या कहते हैं, जोहर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जोहर करते हैं। राजस्थान में जोहर परंपरा हर रियासत में देखी जाती है, हर रियासत में देखी जा सकती है। आपने साकों के बारे में नाम सुना होगा, जब केसरिया और जोहर एक साथ होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साका कहते हैं, साका। क्या कहते हैं, साका। साका में क्या क्या शामिल होता है, जोहर और केसरिया जब दोनों एक साथ हो जाए उसे क्या कहते हैं, साका कहते हैं। आपने देखा होगा चित्तौड़ दुर्ग में कितने साके हुए, 3 साके हुए। जैसलमेर में दुर्ग में कितने साके हुए, 2.5 साके हुए। 2.5 साके का मतलब 2 साके तो ऐसे जिसमें केसरिया भी हुआ और क्या हुआ, जोहर भी हुआ। जोहर का मतलब यहां से होता है आग में कूदने से, कूदने से, आग में कूदने से। और जो 2.5 साका जो लास्ट अंतिम जो साका हुआ उसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। जोहर नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। वो जो समय कम था जब क्या शासक बाहर दूसरे जो विजेता शासक थे, जो दूसरे जो शत्रु के जो शासक थे वो जब अंदर आने लगे तो उनको लगा आग जलाने में और आग में आहुति डालने में जो समय है वो ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, खुद एक दूसरों को तलवारों से एक दूसरे की हत्या कर दी। तो इसलिए उसको क्या नहीं, जो उसको जोहर नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर दुर्ग में कितने साके हुए, 2.5 साके हुए। तो ये था भटनेर दुर्ग जिसमें मुस्लिम व हिंदू महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया। उसके बाद देखो ये जो घग्गर बेसिन है, ये देखो घग्गर नदी वाला प्रवाही क्षेत्र है। यहाँ पे तो घग्गर नदी आती है। लास्ट जो घग्गर नदी में जो लास्ट जो अंतिम जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अनूपगढ़ जिला। कौन सा जिला, अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ से आगे ये नदी कहाँ पे चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो आज हमने बात की इस घग्गर बेसिन के बारे में, इस अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में। इस अर्ध शुष्क प्रदेश को हमने आगे 4 उपभागों में बांटा। उसके बाद प्रत्येक उपभाग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला हमने कौन देखा, घग्गर बेसिन देखा। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की ये क्लास आपको, हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।